हेलो स्टूडेंट्स। आज हम CC7 ज्योग्राफी ऑफ झारखंड से यूनिट 4 जहाँ पर झारखंड के विभिन्न जनजातियों के बारे अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले क्लास में हम मुंडा जनजाति एवं संथाल जनजाति के बारे अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं उरांव जनजाति के बारे। अगर हम देखेंगे कि उरांव जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और इनका जो निवास क्षेत्र है वो मुख्यतः हम देखेंगे कि गुमला जिला, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा में इसका निवास स्थान पाया जाता है। तो चलिए हम इस देखेंगे कि उरांव जनजातियों का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से है। और ये माना जाता है कि झारखंड राज्य में निवास करने वाले उरांव जनजाति मुख्य रूप से जो कि हमने अभी अभी कहा रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट एंड द्रविड़ परिवार से संबंधित माने जाते हैं। झारखंड राज्य में उरांव जनजाति की जनसंख्या जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पर है और उरांव जनजाति से संबंधित एक परंपरा यह भी है कि ये जनजाति कोंकण प्रदेश के मूल निवासी माने जाते हैं। वे पश्चिमी तटीय भारतीय प्रदेश से उत्तर भारत की नदी घाटियों में प्रवेश किए। वे कृषक के रूप में शाहबाद जिले में आ बसे। इसके बाद वे रोहतास आए। रोहतास से वे चेरों द्वारा भगा दिए गए। रोहतासवासी उरांव को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग अपने जनजातीय नेता के साथ गंगा घाटी होते हुए राजमहल की पहाड़ियों में आ बसे। दूसरा समूह सोन नदी को पार करते हुए पलामू और रांची जिला में आ बसे। और ये माना जाता है कि मुंडा और उरांव दोनों को नागवंशी शासकों द्वारा छोटनागपुर में बसाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखें कि इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है किस प्रकार से वे झारखंड में पहुंच गए। अब अगला हम लोग देखेंगे इनकी जो सामाजिक दशाएं हैं। और सामाजिक दशा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनका जो समूह होता है एक पढ़ा पंचायत के रूप में होता है और यहाँ पर करीब एक पढ़ा में 7, 9, 11, 20 और कभी कभी 30 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत बनता है। और इसका जो मुखिया होता है उसको पढ़ा राजा कहा जाता है और उसके नीचे जो भी अधिकारी होते हैं दीवान, पनेरी, कोटवार आदि, जो कि पढ़ा राजा को जितने भी अपना पढ़ा पंचायत में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं या तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो पढ़ा पंचायत के द्वारा ही इसको सॉल्व किया जाता है। और दूसरा अगर हम लोग देखेंगे कि गोत्र, और जैसे हम लोग दूसरे जनजातियों में देखें कि उनमें भी गोत्र होती है, तो इसी प्रकार उरांव जनजाति में भी गोत्र होता है और इसका नामकरण पशु, पक्षी, सब्जी, पेड़ पौधे आदि से संबंधित होते हैं, जैसे लकड़ा, टोप्पो, खलखो, मिंज, किस्पोट्टा आदि। और इनका अलग अलग अर्थ होता है। और जैसे हम देखते हैं कि बखला बखला एक प्रकार की घास की प्रजाति है। खेस का मतलब धान होता है।
मिंज का मतलब मछली होता है। तो इसी प्रकार से हर गोत्र का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है। अगला हम लोग देखेंगे युवाग्री। जैसे हमने मुंडाओं के बारे अध्ययन किया था, उस समय भी हम युवाग्री के बारे पढ़े थे। तो उरांव में युवाग्री को धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है और इसमें यही माना जाता है कि जो बढ़ते हुए बालक बालिका जब युवा अवस्था में प्रवेश करने होते हैं, जैसे कि 10 से 12 वर्ष की आयु में ये लोग युवा गृह जाते हैं। जैसे मैंने पहले मुंडाओं में बताया था सेम कि दिन के समय वे अपने घर में रहते हैं और शाम के समय ये अलग अलग युवा गृहों में जाते हैं, जहाँ की वहाँ पर गांव के बड़े बुजुर्ग उनको प्रशिक्षण देते हैं। और जैसे मैंने पहला बताया कि मुंडा समाज में जिस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था, वैसा ही उरांव समाज में भी जीवन से संबंधित सभी प्रकार की प्रशिक्षण दी जाती थी। लेकिन उरांव में ये युवागृह का यही एक विशेषता है कि धुमकुड़िया के सदस्यों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूना जौन खास, मीन्स सबसे कम उम्र के सदस्य, और उसके बाद मध्यम आयु वर्ग के सदस्य, और उसके बाद सबसे अधिक उम्र के युवाओं का समूह बनाया जाता है और उसी के आधार पर, उनके एज के आधार पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। और धुमकुड़िया का जो देखभाल करने का जिम्मा होता है उसको धांगर महतो कहते हैं। और जो लड़कियों का धुमकुड़िया होता है उसको बड़की धंगरीन कहते हैं। उनका जो प्रधान होती है, जो भी बुजुर्ग महिला युवागृह को देखभाल करती है और उनको प्रशिक्षित करती है, तो उसको बड़की धंगरीन या प्रधान धंगरीन कहा जाता है। तो अगला हम लोग देखेंगे कि उरांव जाति की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से है। तो जैसे हम जानते हैं कि शुरू से ही ये उरांव जनजातियों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो मुख्यतः कृषि है। और सबसे पहले निर्वाह कृषि इन्हीं जनजातियों के द्वारा की जाती थी। और अभी जैसे जैसे समय बीतते गया ये स्थायी कृषि भी करते हैं। और इनका भी जो कृषि भूमि है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, टाड़ और दोन। और वस्तुतः हम लोग देखेंगे कि टाड़ उच्च भूमि है या उच्च क्षेत्र है जहाँ पर कम पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ पर मोटे धान, जिसको हम लोग गोड़ा धान कहते हैं, मड़ुआ, दलहन, तिलहन, सब्जी आदि की खेती की जाती है। और जो दोन है उसमें मुख्यतः हम लोग देखेंगे कि इसमें धान की खेती की जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, उरांव जनजाति के लोग भी प्रशिक्षित होते गए, शिक्षित होते गए। और अभी हम सरकारी या प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर में अलग अलग जगहों में उरांव जनजाति के लोगों को काम करते हुए पाएंगे। और जिसका सीधा संबंध उनके जीवन स्तर से होता है कि अभी ना केवल वो कृषक के रूप में, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी वे अपना सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि उनमें जो जीवन शैली का परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे समाज विकास करते जा रहा है, उसी प्रकार से वे अपने जीवन शैली को बदलते जा रहे हैं। यही हम इनकी एक विशेषता देखते हैं। और इनमें जो शादी ब्याह होता है, अगर हम लोग देखेंगे, उस पार्ट को मैंने पहले छोड़ दिया, इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि जैसे गोत्र सिस्टम हमने देखा था, तो सेम गोत्र में शादी नहीं होती है।